नमस्कार। हमारे साथ आज राजस्थान बाल आयोग के चेयरमैन श्रीमती संगीता बेनीवाल जी हैं और हम इनसे सिंबल ऑफ सेफ्टी प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट और बाकी जो बाल अधिकारों के को लेकर कुछ प्रश्न हैं उनके चर्चा करने के लिए आए हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार। का स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, हम आपसे एक बाई डायरेक्शनल टॉक करेंगे जिसमें कुछ प्रश्न हैं जो स्पेशली बच्चों के पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करते हुए हम ले रहे हैं। इसमें हमारा पर्पज़ इस बातचीत को लेकर ये है कि पेरेंट्स, बच्चे और इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन तीनों ही लोग ये समझ सकें कि किसी बच्चे के साथ संस्थागत जो भी उसका टाइम जाता है उसमें उसको थ्रेट कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उसके साथ में दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं, और हम उन बातों को समझकर ये देख सकें कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है, उनको कितना कम किया जा सकता है। स्पेशली आजकल बहुत सारे ऐसे नए आयाम जुड़ गए हैं एजुकेशन के साथ में, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन कोविड टाइम से एक बहुत इफेक्टिवली लागू हो गया और कई इंस्टीट्यूशन अब तक ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में उस एजुकेशन ऑनलाइन डिलीवरी के पार्ट से देखें तो मोबाइल भी पहुंच गया, और मोबाइल बिना इंटरनेट के मोबाइल की उपयोगिता रहती नहीं है, क्योंकि वो गूगल मीट या जूम या किसी सिस्को वेबएक्स टूल के थ्रू वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो जब गूगल का एक टूल एक्सेस हो रहा है या किसी और थर्ड पार्टी ऐप का टूल एक्सेस हो रहा है तो वो इंटरनेट के पूरे उस दायरे को संपर्क में आ जाता है एकदम से, स्पेशली यूट्यूब या OTT कंटेंट। तो अपन कुछ उस पर कुछ डिस्कशन है मैम हमारा, और हमारा ऐसा मानना है कि बाल आयोग के चेयरमैन होने के नाते आपकी जो बात होगी उसको एक सभी लोग एक बहुत गंभीरता से समझेंगे, सुनेंगे, और वो व्यवहार में आएगी चीज़ें धीरे धीरे। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे के साथ में समग्र सुरक्षा, नॉट ओनली फिजिकल सेफ्टी, ये मेंटल सेफ्टी भी है, उसकी कैरेक्टरल सेफ्टी भी, उसकी बिहेवियरल सेफ्टी, उसकी फाइनेंशियल सेफ्टी, तो ये हर तरह से अपन किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। आप लंबे समय से इस मामले में बहुत अच्छा कई बार आपके आर्टिकल्स वगैरह हम देखते रहते हैं। सो आज की बातचीत का हम शुरू करेंगे सबसे पहले तो कि बाल आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसमें सुरक्षा भी क्या अधिकार है क्या बच्चे का, इसको अपन सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल विक्रम जी, आपने बात कही कि बच्चों का अधिकार क्या, सुरक्षा भी है क्या। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बच्चों की सुरक्षा है। यदि हमारा बच्चा ही सुरक्षित नहीं रह पाएगा तो हम उसको कैसे स्वस्थ व सुरक्षित बचपन दे पाएंगे। और जिस तरह से हमारा मोटो है कि बच्चा अगर सुरक्षित रहेगा तभी सफल बनेगा, इस तरह का इस लाइन के साथ जो आप लोग वर्क कर रहे हो और आपकी सिविल फाउंडेशन जो काम कर रही है इसको लेकर, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप बच्चों के लिए धरातल पर जिस तरह का कार्य कर रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी बात है, हमने बच्चों के लिए काफ़ी सारे अधिकार बना दिए, हमने बच्चों के लिए कानून बना दिए, सरकारों ने बच्चों के लिए कई सारी योजनाएं बना दी, बच्चों को स्कूलों में कई सारी फैसिलिटीज़ मिल गई, परंतु यदि हमारा बच्चा ही सुरक्षित नहीं है तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें, ये सब योजनाएं, ये सब धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बच्चे का अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बाल आयोग हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हम बातें करेंगे शिक्षक की, चाहे अभिभावक की, चाहे आस पड़ोस की, या एक सामाजिक प्राणी के नाते भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे, वह स्वस्थ वातावरण में बच्चा बड़ा हो और एक अच्छे माहौल में बच्चा हमारा आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये गार्जियंस को और बच्चों को समझनी चाहिए कि सुरक्षा आपका अधिकार है, और बाल आयोग या सरकार की बाकी एजेंसीज, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, या उसको अपन एज ए होल पूरी गवर्नमेंट कहें, तो इस मामले को लेकर गंभीर है और इस पर समय समय पर नए नए नवाचार भी अपन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आता है कि जो संस्था होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट सिंबल ऑफ सेफ्टी है वो एजुकेशन वर्टिकल में भी काम कर रहा है, और इंस्टीट्यूशंस स्पेशली चाहे वो एलिमेंट्री से लेकर हायर एजुकेशन तक हो, तो एक संस्था की रचना में एक संस्था का प्रशासन है यानी इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। तो यदि हमको इनको एक सुरक्षा की दृष्टि से संबोधित करना पड़े तो अपन किस तरह से देखेंगे कि ये तीन कड़ियां हैं, तीन मुख्य आयाम हैं। परिजन एक आयाम हो गया, बच्चा यानी विद्यार्थी एक आयाम हो गया, एक संस्था का प्रशासन। तो अपन इसको किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, इस कड़ी को, इस रिलेशन को कैसे अपन हेल्दी बना सकते हैं? बिल्कुल,
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक बच्चा जिसका पूरा दिन अपने अभिभावक, अपने शिक्षक व संस्था के अंदर निकलता है। बच्चे का लगभग हम कहेंगे 6 से 7 घंटे स्कूल में निकलते हैं, संस्था पे निकलते हैं, और बचा हुआ समय बच्चा अपने अभिभावकों के पास रहता है। तो यदि इन तीनों का सामंजस्य हो जाए तो बच्चे को एक बहुत अच्छा अपन बेहतर बचपन दे सकेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संस्था में हो चाहे शिक्षक हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस खो देते हैं, और उसकी वजह से शिक्षक संस्थानों में हम देखते हैं बच्चों के साथ जिस तरह की मार पिटाई की बात आती है, होमवर्क नहीं करने पे बुरी तरह से मारना, और कई सारे वीडियोस भी हमारे सामने इस तरह के निकले कि अभिभावक द्वारा भी बच्चों को जबरदस्ती बाल श्रम की तरफ धकेलना, या अपना पूरे दिनचर्या का जो गुस्सा है वो बच्चों पर आकर निकालना। तो उस तरह के भी कई सारे मामले हमारे सामने आए जिसका हमने प्रसंज्ञान लिया। तो बिल्कुल बच्चे से पहले इन सबको साथ में बैठाना बहुत ज़रूरी है। यदि अभिभावक, शिक्षक और संस्थाएं ये सब समझ पाएंगे, ये सब सामंजस्य से बैठा पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि ये जो बच्चा है वो आने वाला हमारा देश का कल का भविष्य है, तो हमको इसको किस तरह से तैयार करना है, तो इन तीनों का सब सामंजस्य होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन लोगों को, बच्चों को काउंसलिंग से, प्रेम पूर्वक, समझाइश के साथ ही कोई भी चीज को करना चाहिए, ना कि मार पिटाई के साथ, ना कि कोई फिजिकल बीटिंग के साथ, ना कोई दबाव से। उससे बच्चा एक अलग रूप धारण कर लेता है। बहुत सारी एसओपीज भी इसमें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार तो वो एसओपी का सही ट्रांसलेशन भी इंस्टीट्यूशंस तक अप्रोच नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने क्यूरिकुलम को डिलीवर करने में, रिजल्ट्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं हमको एक वेरिएबल एस्टेब्लिश करना है कि जितना महत्वपूर्ण एकेडमिक्स है उतना ही महत्वपूर्ण सुरक्षा है। एक पेरेंट के लिए तो बच्चे की सुरक्षा मुझे लगता है उसकी पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अपन आजकल का जो माहौल है उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, डिजिटलाइजेशन तो हुआ ही है, इसके अलावा कहीं ना कहीं कंपटीशन इतना ज़्यादा टाइट हो गया है, तो गार्जियन की बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। उसमें वो कई बार ये आभास ही नहीं कर पाता कि बच्चा किसी और ट्रॉमा में भी जी रहा है क्या, उसके साथ में कोई हैरेसमेंट हो रहा है क्या, कोई अब्यूज़ बिहेवियर हो रहा है क्या। तो ऐसी स्थिति में अपने को एक इस तरह से बात चाहिए कि गार्जियन इस चीज़ को समझे कि बच्चों को सुने, उसको बोलने दें, उसको स्पीक तो करने दें। यदि उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ में कोई और प्रॉब्लम है तो उसको भी अपन एड्रेस करें। सो ऐसा एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशंस किस तरह से बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग बच्चों पर ज़बरदस्ती थोपने का काम करते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले माता पिता हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के माता पिता हों। मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने, इसके लिए हम उन्हें दबाव देते हैं, चाहे बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहे, या संगीत अच्छा करे, या चित्रकला में अच्छा हो, हम बच्चे को ज़बरदस्ती दूसरी तरफ धकेलते हैं। उससे जो बच्चे की कला है वो कहीं ना कहीं छुपी रह जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें गाँव ढाणी की, तो कई गाँवों में, ढाणियों में मैं स्वयं भी पहुंची, बाल आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम में बच्चियों के साथ एकांत में बात भी की, जहां पर पता चला कि बच्चियां जो ग्रामीण क्षेत्र में ढाणियों से जिनकी स्कूलों तक पहुंचती हैं, उनके साथ कोई गलत नियत से जब देखता है, उनका पीछा करता है, उनको कहीं गलत छूता है, तो बच्चियां अपने माता पिता को नहीं बताती। इसका कारण यह है कि हमारा स्कूल जाना बंद हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त बच्चों के साथ उनकी दिनचर्या को जानना, उनको पहचानना, उनसे पूरे दिन में क्या रहा वो विश्वास हासिल करना, वो बात करना, ना कि बच्चों पर किसी चीज पर धकेलना, बच्चों पर अपनी बात रखना। अच्छा, अक्सर हुक्म ऐसा होता है कि किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है ना, अब वो बच्चा नादान है, उसको पता ही नहीं कि अब इसको कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं, चाहे पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि एक हेजिटेशन रहता है। ये बात तो तय है कि वो इंसिडेंट अप्रिय घटना है कहीं ना कहीं, तो उसको रखने का बच्चे को आदत नहीं है कि उसको माता पिता से कम्युनिकेट करूं कैसे। और कई बार माता पिता से कम्युनिकेट करने के बाद में भी माता पिता को एक अलग तरह का डर रहता है कि ये मेरी बदनामी से तो नहीं जुड़ा है कहीं ना कहीं मामला। तो इस स्थिति में अल्टीमेटली उस बच्चे के मन पे ऐसा असर आ जाता है कि वो जो जीवन में कभी हट नहीं सकता। तो अपने को एक मोटिवेशन बच्चे को किस तरह से दे सकते हैं कि यदि कोई भी घटना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक बार हुई है, आपने उसको सहन कर लिया, हो सकता है उसकी रिपीटेशन होगा, और ये बल्कि ज़्यादा चांस है यदि आपने उसको सहन कर लिया तो उसका रिपीटेशन होने के चांसेस आपके और ज़्यादा हैं। इस स्थिति में हम बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें ताकि कोई भी घटना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी गंभीरता को समझें, और चाहे पेरेंट्स को, चाहे इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन को, या बाल आयोग को, या गवर्नमेंट को, पुलिस को, आपने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर रखे हैं। तो ये
इसकी रीच बढ़े, लोग इसका उपयोग कर पावे, तो ये अपन इस तरह से कैसा एनवायरनमेंट डेवलप करें? बिल्कुल, देखिए जैसे पूरे प्रदेश भर में चाइल्ड हेल्पलाइन काम कर रही है 1098 1098 नंबर पर, जिसमें हम जहां पर भी जाते हैं, चाहे गांव, ढाणी, ब्लॉक या शहरों में, सभी स्कूलों में भी अब हमने आवश्यक कर दिया है कि शिकायत पेटिका लगे, उस पर 1098 नंबर लगे, साथ ही साथ में 100 नंबर, और बाल आयोग से स्वयं से संपर्क करके, और सभी जिलों में जो बाल कल्याण समितियां बनी हुई हैं उनसे बच्चे अपनी बात बता सकते हैं। और यदि टेलीफोन की सुविधा नहीं है तो एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमारे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये सच है कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता को अपनी बात बताने में असहज महसूस करते हैं, और बच्चियों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटी है तो कहीं ना कहीं वो खुद गलत है, वो नहीं समझ पाती कि उनकी कोई गलती नहीं है। और घर में अभिभावकों का भी ये व्यवहार रहता है कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और तुम्हारी विवाह कैसे हो पाएगा, तो इस तरह की घटनाओं को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। परंतु मैं कहना चाहूँगी उन सभी दर्शकों से जो सुन पा रहे हैं कि आप अपनी बात 1098 पे 100 नंबर पर या फिर सीधा बाल आयोग से या मुझसे संपर्क करके अपनी बात बता सकते हैं। हम आपको उचित काउंसलर की भी व्यवस्था करवाएंगे, अच्छा वातावरण भी देंगे, और आप ही के साथ साथ अपने माता पिता को भी समझाइश करवाएंगे। 1098 पे कोई आपको शिकायत मिलती है तो उसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं अपन? बिल्कुल, पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। अच्छा, और उसका कोई भी शिकायत रहे तो यूजुअली उसका निस्तारण का हमारी अप्रोच क्या रहती है? मतलब बच्चों को हम किस तरह से फिर अप्रोच करते हैं? क्योंकि कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस पे डायल हम करेंगे तो आगे होगा क्या? देखिए, जो भी 1098 पर जो भी कंप्लेन आती है, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को न्याय जरूर दिलवाया है, और ऐसे कोई भी मामले हमारे सामने नहीं आए कि किसी ने बहुत उम्मीद के साथ इस नंबर पर फोन किया और उनकी बात जो वो चाह रहे थे बच्चों को न्याय ना मिल पाया। ऐसा कहीं कोई घटना पिछले 2 से 2.5 साल में मैंने नहीं सुनी। और जो स्वयं मेरे पास भी घटना आती है, चाहे बाल विवाह की बात हो, चाहे दुष्कर्म की बात हो, मैं स्वयं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर और मेरा तो प्रयास स्वयं का रहता है सीधा बच्चों तक पहुंचने का, जिसमें कई बार बच्चियां ये भी कहती हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो उसको भी हम लोग टैक्टफुली हैंडल करते हुए और बच्ची को उसके अधिकारों का हनन ना हो उसको ध्यान में रखते हुए और बच्ची को न्याय दिलवाते हैं। जी। अच्छा, एक मैम आजकल बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है OTT प्लेटफॉर्म का। लगभग सभी घरों में, चाहे वो कोई भी DTH यूज़ करते हैं, ऐसे ऑफर्स मिलते हैं कि आप अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना लें, और कई मॉडल स्मार्ट टीवी के बहुत सालों से ऑलरेडी प्रचलन में है। उस OTT प्लेटफॉर्म पे सेंसर बोर्ड का अभी इतना ज़्यादा रोल नहीं है, यानी सेंसरशिप जैसा नहीं है, तो वहाँ फाउल लैंग्वेज, अब्यूजिव कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो किसी बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इवन हम वयस्क लोग भी जब उस तरह का कंटेंट देखते हैं तो कई बार ऐसे महसूस करते हैं। इस स्थिति में एक टीवी के अंदर OTT प्लेटफॉर्म का जो भी अकाउंट है वो लॉगिन है और पेरेंट घर पे नहीं है, तो बच्चा कई बार ऐसे कंटेंट में एक्सपोज हो जाता है जो उसके लिए बिल्कुल नया है और उसकी एज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इवन वो 13+ में भी नहीं, 18+ का कंटेंट है, वो 6 साल का बच्चा यदि उसको देख पा रहा है तो वो भी कई बार ना, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता अब इसको मैं एड्रेस कैसे करूँ। तो इस स्थिति में OTT प्लेटफॉर्म पे सावधानी किस तरह से कोई गार्जियन रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी में उनके ब्रीच है, बहुत बड़ा समझौता होता है, और कई बार बच्चे इस तरह के कंटेंट देखकर क्योंकि पेरेंट्स से डिस्कस करने में ऐसे महसूस करेंगे, दोस्तों में डिस्कस करते हैं और ये बात एक बहुत गलत रूप ले लेती है। सो OTT प्लेटफॉर्म पे हमारी हिदायत क्या है गार्जियंस को और इंस्टीट्यूशंस को? बिल्कुल, बहुत चिंता का विषय है ये, और खासकर अभी हमने देखा जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी में जब बच्चे अधिक घर पे ही रह रहे थे और इस तरह के कंटेंट, चाहे हम टीवी की बात करें, चाहे हम मोबाइल की बात करें ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई, जो एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि बाल मन जो होता है उसकी जिज्ञासा जिस तरह से बढ़ती है, वो उसको प्रैक्टिकली देखने की, करने की प्रयासरत रहता है, तो और उसके मानसिक पटल पर एक गलत सी छाप बन जाती है। तो इसके लिए अभिभावकों को और अधिक सचेत होने की आवश्यकता है और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है, और हमें अधिक से अधिक आवश्यकता है जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं बालकों के लिए विशेषकर कार्य करती हैं, उनको अधिक से अधिक जागरूकता लाने की, वर्कशॉप्स रखने की, जिसमें वो अभिभावकों को भी अपनी बात रख सके, और चाहे तो बुकलेट्स के माध्यम से, चाहे बातचीत के माध्यम से, चाहे एक नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, ताकि अभिभावक गण, घर के बड़े लोग इस चीज को लेके जागरूक रहें, सचेत रहें, और वो ये ध्यान रख सकें कि हमारा बच्चा कोई गलत कंटेंट तो नहीं देख रहा है। और बाल आयोग भी प्रयास करेगा कि संचार निगम लिमिटेड को एक पत्र के माध्यम से इस तरह की जो चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए।
क्योंकि OTT पे अभी तक, हालांकि संसद में इसी चर्चा जरूर हुई थी कि उस पर सेंसरशिप के दायरे में उसको लाया जाए, लेकिन अभी भी इतना कंटेंट रखा है जिसमें एक तो क्राइम सीन बहुत ज़्यादा होते हैं, वायलेंस वाले सीन, फाउल लैंग्वेज, अब्यूजिव सेक्सुअल कंटेंट। सो इससे एक डॉक्टर साहब से मेरा डिस्कशन हुआ था कि बच्चों में या बच्चियों में हार्मोनल चेंजेस तक आने लग जाते हैं यदि वो कोई क्राइम का गेम देख रहे हैं या क्रिमिनल सीन देख रहे हैं, तो प्री मेच्योर उनका डेवलपमेंट होना या हार्मोनल इम्बेलेंस तक उस कंटेंट को देखने तक से हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा चिंता का सब्जेक्ट है। आपने अच्छा बताया कि उसके लिए आप उसका करस्पॉन्डेंस करेंगे। एक मोबाइल के अंदर मैसेंजर के थ्रू पोर्नोग्राफिक कंटेंट का उसको रोकने का पूरा प्रबंधन शायद जो एप्लीकेशन है उनके पास में नहीं है। ऑल्दो वो फॉरवर्ड मैसेज का टैग जरूर जाता है या फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, रोकने के कई प्रबंध होते हैं, बट अल्टीमेटली हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ साइट्स बैन कर दी हो, लेकिन VPN के थ्रू या और बहुत सारे तरीकों से लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट में जब कोई बच्चा एक्सपोज होता है तो पेरेंट के लिए भी बहुत ऐसे उसको लगता है कि उसको हैंडल कैसे करें इस विषय को। सो यदि किसी बच्चा कोई इस तरह के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाता है तो उसकी काउंसलिंग का या उसको उससे बचाने का क्या अरेंजमेंट अपन देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत चिंता की बात है। पोर्नोग्राफी का कई मामले हमने देखे भी, सुने भी, हमारे सामने भी आए। भारत सरकार के द्वारा इस पर कहीं ना कहीं बैन भी लगाया गया, परंतु पूरी तरह से प्रतिबंध अभी तक इस पर नहीं लगा है। उसको लेकर बाल आयोग ने उम्मीद हेल्पलाइन भी शुरू की है ताकि इन बच्चों की उचित काउंसलिंग की जा सके, बात की जा सके। साथ ही साथ सपोर्ट पर्सन की भी व्यवस्था करी है जो बच्चे को, जो अभिभावक नहीं कर सकते, दूसरों से वो बात नहीं कर सकते, तो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पे IT कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमने हायर किया है और वो बच्चे ऐसे बच्चों की उचित काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो गलत दिशा में आगे ना बढ़े। और इस तरह की जहाँ पर भी हमको सूचना मिलती है उसके लिए भी हम अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तो काउंसलिंग का अरेंजमेंट हमारा ऑनलाइन भी कुछ अरेंजमेंट रहता है? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन भी है और फिजिकली भी है। अच्छा, एक इंस्टीट्यूशंस में या अपन सोसाइटी में देखें, हमारे पड़ोसी राज्यों की बात कर लें, कहीं में ड्रग्स का प्रचलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये बढ़ा है, ये एक लंबे समय से ये चीज़ें चलती रहती है। अब कई लोग सीमा पार भी ड्रग्स का वो एक ऐसा बोलते हैं, हालांकि इन दिनों ऐसी चीज़ें कम हो गई होंगी, फिर भी चाहे ड्रग का मतलब बच्चा कोई तंबाकू से ही शुरू करता हो, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं है व्यवहार में अपन देखते हैं। तो बच्चों को एक आप क्या मैसेज देंगे कि ये उनके जीवन में कितना घातक हो सकता है? शुरू में हो सकता है उनको एक रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे कि वो कोई टोबैको का ले रहा है या सिगरेट जैसी स्थिति, बट उनका आगे कितना उनके करियर पे इम्पैक्ट है, क्योंकि एयरफोर्स या कई ऐसी भर्तियां होती हैं, कई ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ पर यदि बच्चे की वो दांतों में कोई खराबी है या वो ड्रग कंज्यूम करता है तो उसको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो इस मामले में आपका क्या कहना है मैम? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी प्रिय बच्चों को कि अभी हम देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। 9वीं के बच्चे, 10वीं 11वीं जो इस चीज़ में लिप्त हैं, और बच्चे ही नहीं, यहाँ तक कि बच्चियाँ भी इस तरह के कई मामले देखे हैं। स्वयं ने मेरे पास कई पिक्चर्स आई कंप्लेन के रूप में कि बच्चियाँ तक अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में इस तरह के पदार्थ लेने के लिए दुकानों तक भी गई। तो बहुत दुख की बात है। और बच्चे सोचते हैं कि ये मॉडर्न चीज़ है और बच्चे फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इससे कितना बड़ा नुकसान है और वो समझ नहीं पा रहे। तो इसमें अभिभावक की ड्यूटी बनती है, शिक्षकों की ड्यूटी बनती है और सभी बड़ों की ड्यूटी बनती है कि यदि आप किसी बच्चे को इस तरह की हरकत करते हुए देखो तो एक अपन को बच्चे को कहीं ना जहाँ पर भी मिले काउंसलिंग करनी चाहिए, और नहीं हो तो कम से कम बाल आयोग को या 1098 पर फ़ोन करें ताकि हम स्वयं उस बच्चे की काउंसलिंग करें, उससे बातचीत करें, ताकि बच्चा जो स्टार्ट हुआ है वो आगे तक ना बढ़ सके, उस पर हम कहीं ना कहीं अंकुश लगा सकें। अच्छा, एक जो ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, उसका जियोग्राफिकल अपन फैलाव देखें तो एक तो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमसे लगी हुई है, और इसके अलावा राजस्थान जियोग्राफिकली देश का सबसे बड़ा स्टेट है। तो यहाँ डेजर्ट भी है, यहाँ नहरी क्षेत्र भी है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी है, हर तरह का एरिया हमारे स्टेट में मिल जाता है। तो जो कोई सुरक्षा के कोई भी पैमाना अपन मान लें, स्पेशली जब बच्चा घर से इंस्टीट्यूशन तक जा रहा है और वापस घर तक लौटता है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी एज्यूम कर चुकी है कि बच्चे की स्कूलिंग घर के बाहर निकलते ही शुरू हो जाती है। वो अब स्कूल से एसोसिएट हो गया, घर से बाहर निकला, ऐसा नहीं कि स्कूल के प्रीमाइसेस में जाने के बाद वो स्कूल के पार्ट पे है। तो इस स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कई अपन ने ऐसी एक्सीडेंट्स देखे हैं जो चाहे पूरा ट्रांसपोर्ट मान लो उसकी वजह से हुआ, या उस वजह से हुआ कि बस को जो चला रहा था उसको, वो उस ड्राइवर को इस ग्रेविटी का अनुभव नहीं था कि वो बच्चों की गाड़ी चला रहा है, स्पेशली उस पर बच्चे, नादान बच्चे बैठे और उनके पेरेंट्स नहीं है। तो इस स्थिति में
आप क्या संबोधित करेंगे, चाहे वो संस्था प्रशासन को हो कि ट्रांसपोर्ट फिट रखें, प्रॉपर इंश्योर्ड व्हीकल हो, ड्राइवर इस तरह से ट्रेंड हो, या बच्चों को और स्पेशली पेरेंट्स को भी कि वो उसमें किस तरह की सावधानी बरतें? बिल्कुल, देखिए आज हम देखते हैं कि कई सारे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हम अपने कई सारे बच्चों को खो देते हैं जी। उसका वजह एक्सीडेंट होता है। तो बाल आयोग ने स्वयंसेवी संस्थाएं जो विशेषकर इस पर कार्य कर रही हैं उनके साथ में मिलके 25 डिग्री से ज़्यादा स्पीड ना हो उसको लेकर स्कूलों के यहाँ पर भी उनको पाबंद किया है। अच्छा। स्पीड ब्रेकर हो उसकी भी व्यवस्था की है। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज कमिश्नर को भी हमने लिखित में दिया है। परंतु ये बात है कि जहाँ पर मॉनिटरिंग की गई, जहाँ पर स्वयं देखरेख की गई, वहाँ पर हमने ये सब चीज़ें लागू भी करवा दी है। परंतु चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, जिस तरह का आपने कहा, तो सब तक पहुंच मुश्किल है। परंतु हमारा प्रयास रहेगा जिले की बॉडी के द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र की बॉडी के द्वारा, ब्लॉक की बॉडी के द्वारा कि कम से कम सभी स्कूलों के बाहर 25 से लिमिट ना रखी जाए और स्कूलों के आसपास स्कूलें वहीं हो, उन्हीं को रजिस्ट्रेशन हो जहां पर आबादी ना हो, आसपास के घर ना हो, आबादी ना हो, जहाँ हैवी व्हीकल ना आते हो, वहीं पे इंस्टीट्यूशन को जो है लाइसेंस मिलना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा वातावरण दे सकें और बच्चों को जो दुर्घटना है जो घटित होती है उससे हम कहीं ना कहीं बचा सकें। मेरा मानना है कि स्कूल का व्हीकल को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब एक संस्था का व्हीकल घर से संस्था को लेकर जा रहा है, कई बार लिखा रहता है कि इसमें बच्चे बैठे हैं, व्हीकल का कलर भी हमने येलो किया हुआ है, बाल वाहिनी भी उस पर लिखा रहता है, फिर भी एक आप अपील आप यदि करेंगे तो मुझे लगता है उसका असर अच्छा होगा कि जो कोई भी सिविलियन है किसी स्कूल के व्हीकल को देखे तो उसको कोऑपरेट करें, उसके साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं करें, उसके साथ में कंपटीशन नहीं करें। हो सकता है वो किसी जल्दबाजी में हो या मतलब कई सारे कारण होते हैं उसके लिए। देखिए मैं ये समझती हूँ जिस तरह से हम एम्बुलेंस आती है उसको जगह देते हैं, जिस तरह से वीआईपी गाड़ीज आती हैं, काफिला आता है उसको हम रोकते हैं, तो उसी तरह से हमारा बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमको सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा स्वयं का बच्चा भी कहीं ना कहीं बस में सफर कर रहा होगा स्कूल आने जाने के लिए, किसी कॉलेज के लिए, तो बिल्कुल बाल वाहिनी जो बिल्कुल आपने सही कहा कि अलग से नजर आती है, पीले रंग में, लाल रंग में बनी हुई, तो हमको उस बाल वाहिनी को देखते हुए उससे कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए और पहले उनको निकलने देना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी, जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक एक आम आदमी ये जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक मैं कहूंगी कि चाहे हमने एसओपी बनाई हो, चाहे हमने कुछ भी किया हो, वो कारगर साबित नहीं होगी। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया करके बाल वाहिनियों का जो अगर हम देखें तो उनके साथ किसी तरह का कंपटीशन ना करके उनको पहले जगह दी जाए, ताकि हम बच्चे सुरक्षित अपने घर तक वापस पहुंच सकें। और संस्थाओं से भी हम चाहते हैं कि जो ड्राइवर अपॉइंट करें वो उसकी सिर्फ ड्राइविंग स्किल को देख कर न रखें, वो ये देखें कि उसको ये आभास होना चाहिए कि बच्चों की बस चला रहा है, बच्चों के व्हीकल चला रहा है। बिल्कुल, कई बार देखते हैं कि वो खुद भी चाहे स्कूल के डर की वजह से, चाहे घर के डर की वजह से, समय सीमा कम होने की वजह से वो खुद भी गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, तो उनको भी पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए, स्कूलों को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अच्छा, अपन सेल्फ डिफेंस के कुछ मॉड्यूल अपन यदि उसको व्यवहार में ढंग से लाएं तो कुछ अपन ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो शायद कम किए जा सकते हैं। उस मामले में एकेडमिक कुरिकुलम जो है उस पे तो अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो अपन थर्ड पार्टी टाइप्स करके इस तरह के कुरिकुलम को इंट्रोड्यूस करें और मुझे लगता है संस्था इसमें सहयोग करेगी हमारा। तो बाल आयोग का भी हमें इसमें सहयोग चाहिए कि सेल्फ डिफेंस को अपन किसी भी तरह से धीरे धीरे एक स्थापित करें। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह का हम बाल आयोग ने भी महसूस किया था। तो फरवरी माह में जब बजट बैठक थी विधानसभा में, उससे पूर्व जब तैयारी थी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरे द्वारा भी निवेदन किया गया था कि सेल्फ डिफेंस को भी बजट भाषण में कहीं ना कहीं आप जगह दीजिए। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने गंभीरता से इसको लेते हुए इसको निशुल्क की बात अपने बजट भाषण में कही, परंतु कोविड जैसी महामारी की वजह से इसको धरातल पर नहीं लाया गया। परंतु जहां जहां पर भी मेरी विजिट होती है वहां पर पूर्व में मेरे द्वारा चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे एनजीओ हो, उनको कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस करते हुए मैं बच्चियों का कार्यक्रम देखना चाहूंगी, ताकि उस बहाने बच्चियों को उस जिले में कम से कम सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। तो कई जिले 10 से 15 जिलों में मेरा जाना हो चुका है, वहाँ पे कई सारी सरकारी स्कूलों में औचक पहुंचकर या पूर्व तैयारी के साथ में वो सेल्फ डिफेंस देखा है। और पुलिस विभाग को हम लोगों ने लिखित में डीजीपी को पत्र भी लिख दिया है, जो मुझे खुशी है कि प्रत्येक राजस्थान में, और शिक्षा विभाग को भी लिखा है कि सेल्फ डिफेंस कंपलसरी किया जाए। तो बिल्कुल ये निश्चित रूप से कारगर होगा, क्योंकि
सुरक्षा खुद का निजी सब्जेक्ट है। निजी सब्जेक्ट। जितना हम अपने आप को तैयार करेंगे उतना ही हमारी सुरक्षित रहने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अच्छा, एक हम ये मानते हैं कि कोई भी घटना छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। छोटा इंसिडेंट हो बड़ा इंसिडेंट हो, वो बदनाम पूरे सेक्टर को करता है। आज किसी स्कूल के अंदर किसी बच्चे की पिटाई हुई या उससे कैजुअलिटी हो गई, या किसी स्कूल का बस व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, या कई सारी घटनाएं हैं। किसी बच्चे के संस्था में करंट आ गया, उससे उसकी डेथ हो गई, कोई मेन हॉल का ढक्कन खुला था उसमें गिर गया, या कोई प्लास्टर गिर गया, इसकी बदनामी पूरे एजुकेशन सेक्टर की होती है। ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, ये बहुत चिंता का सब्जेक्ट है। कई बार पूरा सेक्टर ये कटघरे में आ जाता है कि कोई इंस्टीट्यूशन SOPs फॉलो नहीं करता, जबकि ऐसा मानते हैं कि वैसा नहीं, हर इंस्टीट्यूशन अपना प्रयास करता है मीट आउट करने की। तो इस स्थिति में इंस्टीट्यूशंस से हम चाहते हैं कि आप ये बात रखें सामने कि जो विजिबल थ्रेट्स हैं उनको ठीक करने का पूरा प्रयास करें। कई बार देखते हैं कि प्लास्टर छत से लटका हुआ है, वो झड़ रहा है, तो उसको कम से कम इमीडिएटली एड्रेस करें। कुछ ऐसे कोई तार खुले हैं तो उनको बंद कराएं तुरंत, क्योंकि उसका इंतजार नहीं करें। जो विजिबल थ्रेट्स हैं, इनविजिबल थ्रेट्स पे हो सकता है उनको समय लगे या उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, बट विजिबल थ्रेट्स को तुरंत आपको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कई जगह मेरा भी निरीक्षण होता है, तब देखती हूँ कि इस तरह की जो चीज़ है उसको ठीक नहीं किया जाता। तो वाकई में इसको करना चाहिए। और मैं तो स्वयं जहाँ जाती हूँ उसमें ये वार्निंग भी देके आते हैं कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। बाल आयोग पे आपके कंप्लेंट्स आती होगी, ऑनलाइन एजुकेशन पे किस किस तरह के थ्रेट्स को ऐसा आपको ध्यान आता है कि जो एक बहुत चिंताजनक विषय रहा हो कि ऑनलाइन एजुकेशन का ये दुष्प्रभाव मिला है अपने को? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन से अभिभावकों की शिकायत ज़रूर मिली है, चिट्ठी वगैरह, कि बच्चों की जो आंख पर है वो मतलब काफ़ी दुष्प्रभाव सामने निकल कर आए। बच्चे का ऑनलाइन बैठना बहुत अधिक होने लग गया, जिससे आंखों की शिकायत बच्चों की आई। साथ ही में बच्चे जो है वो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ फिल्म देखने की बात हमारे सामने आई। साथ ही में जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे उसमें बच्चा जब ऑफलाइन था तो वो अलग था, ऑनलाइन के रिजल्ट बच्चे के अलग थे। यानी कहीं ना कहीं बच्चा गलत दिशा में, चीटिंग वाली बात मैं कहूंगी, उसकी तरफ भी आगे बढ़ा। ये भी मॉरल कॉम्प्रोमाइज है उसका। और कई जगह सबसे बड़ी अफसोस और दुख की बात है कि कई गांव ढाणियों में जहां मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल की उपलब्धता ही नहीं है, और अगर मोबाइल है तो अभिभावक बेटी की जगह बेटे को ऑनलाइन शिक्षा दिलवाना चाह रहे हैं। ऐसा बेटियों ने मुझे शिकायत की। तो इस तरह के कई सारी बातें हमारे सामने निकल कर आई। तो हम तो यही चाहेंगे कि कोरोना जैसी तीसरी लहर ना आए, ताकि हमारे बच्चे जो शिक्षा से पिछड़ गए 2 सालों से वो ना हो पाए। और बच्चों के वैक्सीन का आपको कुछ अपडेट है क्या मैम? बिल्कुल, वैक्सीन की जहाँ तक हम बात करें तो आयोग ने भी भारत सरकार को लिख के दिया है कि राजस्थान को भी ट्रायल में बुलाया जाए और यहाँ के बच्चों को भी प्रायोरिटी में लेते हुए वैक्सीनेशन सुनिश्चित कर दिया जाए, ताकि हम बच्चों को पहले ही इससे बचा सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने टीकाकरण की बात जब बड़ों की है उसमें राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने, तो उसी तरह से बच्चों की वैक्सीन जो ट्रायल चल रहा है तो उसको भी लेकर राजस्थान में बहुत जल्द वैक्सीनेशन भी आएगा और बच्चे हमारे सारे सुरक्षित भी हो पाएंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि IT का भी हम देखते हैं तो आजकल मोबाइल पे कॉल्स आते हैं लोगों के, उसमें बच्चों को टारगेट करते हैं स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं से नंबर ब्रीच होते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जो इसी पर्पस से डेवलप की जाती है ताकि डेटा ले सके, डेटा कलेक्ट कर सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना गहराई से हमारे समाज में है कि वो ये आभास कर लेते हैं कि ये मोबाइल किसी बच्चे के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। उनके मोबाइल्स पे कॉल्स आते हैं और वहाँ जो अदर एंड पे जो पर्सन है वो न्यूड फॉर्मेट में रहते हैं, और वो चाहे बच्चा अटेंड, जैसे ही कॉल को अटेंड करता है वो 3-4 सेकंड के अंदर ही वो एक्सपोज हो जाता है। बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अदर एंड पे जो पर्सन है वो न्यूड कंटेंट या न्यूडिटी में है, तो उससे ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा हम देख रहे हैं, ऐसे केसेस आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इस तरह के मैंने भी एडल्ट के भी 2-3 बात सुनी जो एकदम से वीडियो कॉल टाइप आया और उठा लिया, तो वो लोग इस तरह से ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। तो बिल्कुल दुख की बात है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का बढ़ावा है, इसकी उपयोगिता है, उसको कई लोग गलत यूज़ करते हैं। मेरे स्वयं के पास भी कई तरह के अनजान वीडियो कॉल्स आते हैं, परंतु
सक्रियता और सजगता की वजह से वो फोन मैं नहीं उठाती जी। हूँ। परंतु आपकी बात बिल्कुल सही है कि यदि हमारा फोन किसी बच्चे के हाथ में है और बच्चा उठा ले, कुछ समय की रिकॉर्डिंग हो जाए, फिर ब्लैकमेल वाली बात हो, तो ये वाकई में एक चिंता का और गंभीर विषय है। और बाल आयोग भी पूरा इसके लिए विश्वास दिलाता है कि वो भी अपनी तरफ से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इसके लिए जो भी प्रयास होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा संबंधित टेक्नोलॉजी वगैरह से हम बात करेंगे, ताकि इस तरह की चीज़ों पे प्रतिबंध लग सके। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा केस आया था जो मुझे लगता है एक नए तरीका के केस था कि बच्चों को ड्रग पेडलर के हिसाब से यूज़ किया जा रहा है, वो ड्रग कैरी करने, क्योंकि बच्चों पे यूजुअली डाउट कम जाता है। कुछ बच्चे हैं, पता नहीं किस माहौल में वो इस चीज़ के लिए सहमति देते हैं, या हो सकता है उनको पता ही नहीं हो कि जो मटेरियल वो पेडलिंग कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं वो है क्या। इससे अब ठीक है, यदि वो पकड़े जाते हैं तो चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो इससे संबंधित, वो अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन बच्चे का फ्यूचर तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इससे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जिस तरह से कई अभिभावक हम देखते हैं आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, और उनको अपनी रोज गुजारी के हिसाब से अपने बच्चे को जिस तरह से वो लोग काम में लेते हैं, और बच्चों को जो एक मैं कहूँगी कि एक औरा सा बच्चों का बन गया है कि बहुत अधिक पैसा बहुत कम उसमें, वो उस बच्चे को चाहे वो किसी को रोल मॉडल समझे, चाहे फिल्म का हीरो समझे, और गलत डायरेक्शन में जाते हुए, और जो एक रैकेट है वो इन बच्चों का उपयोग इसलिए करते हैं कि बच्चों को चेक कम किया जाएगा। बिल्कुल आपकी सही बात है। तो इससे एक बहुत गलत हमारे समाज में संदेश जा रहा है। हमारे बच्चे जो इस तरह से यूज हो रहे हैं वो भी बहुत गलत है, और हमने भी कई जगह मीडिया के माध्यम से ये पढ़ा सुना, और हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के रैकेट के पकड़ हम पकड़ सकें, इस तरह के बच्चों तक हम पहुंच सके, और उनके साथ अगर कोई भी आर्थिक रूप से समस्या है तो उसको पूरी योजनाओं का लाभ दिलवाते हुए जोड़ सके, उनको शिक्षा से जोड़ सके, और इससे क्या दुष्परिणाम होते हैं वो उन तक हम बता सकें। तो वाकई में ये एक बहुत ही चिंता की बात है, चिंता का विषय है कि हमारे बच्चों को इस तरह से यूज किया जा रहा है जिस रैकेट के द्वारा। तो जरूर उनको कहीं ना कहीं हम लोगों को सजा भी दिलवानी चाहिए और उन लोगों को आगे भी लाना चाहिए। अच्छा, अपन लास्ट, आप एक इस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, आप गार्जियन हैं, और बच्चों के लिए शायद ये विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। सो एक कंक्लूडिंग नोट आप हमें बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के पेरेंट्स के लिए, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, बट आपके उस संदेश को वो गंभीरता से समझें कि सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर है, और किसी भी तरह के उस सुरक्षा के समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगी, और आपको सहयोग करने के गेस्चर के साथ में सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार के साथ में मिलकर बाल आयोग अपना पूरा कार्य कर रहा है, और बाल मित्र राजस्थान इस तरह के टैग के साथ में हम लोग चल रहे हैं, और जिस भी जगह हम जाते हैं तो वहाँ पर मैं स्वयं पंचायत में चौपालों पे बैठे हुए लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र में खेत में काम करी महिलाओं से बात करके यही समझाते हैं कि बाल विवाह से क्या नुकसान है, शिक्षा से हमें क्यों बच्चों को करवानी चाहिए, साथ ही साथ बाल श्रम क्यों नहीं बच्चों को करवाना चाहिए, दुष्कर्म की घटनाएं किस तरह से अंकुश लग सके, इन सब बातों पर हम पूरी तरह से फोकस रखते हैं। और साथ ही साथ वहाँ के सरपंच, प्रधान, उन लोगों के साथ में बैठ के ये बात भी करते हैं साथ में ग्राम वासियों से, जिले वासियों से, कि यदि उनके गांव में ये चारों चीजें 100% होगी कि कोई भी बाल विवाह ना हो, सब बच्चे शिक्षा से जुड़े हों, कोई नशे में लिप्त ना हो, और कहीं कोई बाल श्रमिक ना हो, तो उनको हम पुरस्कृत करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर से। तो उस गांव को हम बाल मित्र गांव का उपाधि भी देंगे, बोर्ड भी लगाएंगे। तो इस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं। शायद 2 से 3 गांव हम बाल मित्र गांव बना भी देंगे बहुत जल्द। तो मुझे लगता है कि एक प्रतिस्पर्धा आएगी, 2-3 गांवों को देख के दूसरे लोग भी आगे आएंगे, वो भी इस तरह से करेंगे। तो बिल्कुल बाल मित्र राजस्थान की जो मेरी कल्पना है, जो भावना है, वो सब अकेले संभव नहीं हो पाएगी जब तक पूरा समाज, पूरे लोग साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो बच्चे हमारे आने वाले देश का भविष्य हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित बचपन के लिए सबको आगे आना चाहिए, और सभी कुरीतियों को मिटाते हुए बच्चों को एक अच्छे वातावरण में आगे बढ़ाना चाहिए। जी, सुरक्षा एक बाई डायरेक्शनल अरेंजमेंट है, द्विपक्षीय व्यवस्था है। हम सरकार चाहे कितनी ही मजबूत पॉलिसी लगा ले, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी रूप से जब तक नहीं हो सकता जब तक पेरेंट्स और बच्चे खुद उसमें सहयोग न करें। सो
आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करी सिविल you. वॉलेट फाउंडेशन की तरफ से हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।